गजब हो गया भाई, गजब हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में गजब हो गया। जी हाँ, बिहार की जन स्वराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी ये कहने कि हे माननीय चीफ जस्टिस, बिहार चुनाव में बहुत गड़बड़ी हुई है। इस चुनाव में सबके लिए बराबरी का मैदान नहीं था। सत्ता में बैठी पार्टी ने सरकार में होने का दुरुपयोग किया है, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चुनाव आयोग आंख मूंद कर सब कुछ देखता रहा। कुल मिलाकर ये चुनाव बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं था, इसलिए इसको रद्द करिए। और भी बहुत कुछ जन स्वराज पार्टी ने अपनी याचिका में कहा था। हमने अभी पिछली ही वीडियो में इसमें विस्तार से बताया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। और इनकार करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, चीफ जस्टिस ने जो बातें कही हैं जन स्वराज पार्टी के लिए, उनसे बड़े गंभीर प्रश्न उठते हैं। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने कुछ बातें तो ऐसी कह दिया कि सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। क्या क्या कहा गया है, क्या कह के इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया गया है और कहां भेजा गया है, उसे ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके भीतर से जो सवाल पैदा हो रहे हैं, लोकतंत्र की जो चिंताएं बाहर निकल रही हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग एकदम टकटकी लगाकर सुनिए और पूरा सुनने के बाद आपों का दिमाग भरना न जाए तो कहिएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के भीतर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में शिकायत किया है। केंचुआ ने कहा है कि उनके अधिकारियों को धमकी मिल रही है, मैडम बहुत बोल रही हैं। इस मामले पर भी चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और भाजपाई सिस्टम को कायदे से समझने के लिए बड़ा जरूरी है, इसलिए एक एक शब्द को एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। कैसे? टर्न से। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि हमरो गाड़ी चलती रहे। वैसे तो हमने पिछली ही वीडियो में पूरा मामला बताया था कि जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, किस आधार पर बिहार के चुनाव को रद्द करने की मांग किया है। मगर एक बार फिर से याद दिला देता हूं, ताकि माननीय चीफ जस्टिस की विश्व स्तरीय बातें यानी सुप्रीम कोर्ट की बातें सुनने से पहले आपको सब कुछ पता रहे। दरअसल जन स्वराज पार्टी ने अपनी रिट याचिका में कहा था कि चुनाव के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में नए लोगों को जोड़ा गया। आचार संहिता के दौरान ही 10-10 हजार रुपए बांटे गए, जो कि संविधान के आर्टिकल 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन है। जब चुनाव चल रहा था उस दौरान भी 25 लाख से लेकर 35 लाख महिलाओं को सीधे खाते में पैसा भेजा गया। और तो और जीविका योजना से जुड़ी 1,80,000 महिलाओं को दोनों चरण की वोटिंग के टाइम बूथ पर तैनात किया गया। जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के निर्देश देने की मांग किया, ताकि चुनाव आयोग उस पर कार्य करे और गाइडलाइन बनाए और डायरेक्ट पैसा देने की बात हो, चाहे ऐसी किसी भी योजना को चुनाव की घोषणा से कम 6 महीने पहले ही पूरा किया जाए, चुनाव के दौरान इनका प्रयोग न किया जाए। जन स्वराज पार्टी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गई थी और बिहार चुनाव 2025 को चुनौती दिया था। उनकी मांग थी कि इस चुनाव को रद्द किया जाए। शुरुआत में जस्टिस जय माल्या बागची ने पूछा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के किस खंड के तहत संपूर्ण चुनाव को रद्द किया जा सकता है। जन स्वराज की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अन्य मामलों में मुफ्त सहायता यानी मुफ्त की रेवड़ी प्रधानमंत्री की भाषा में इस मुद्दे को पहले से ही जांच कर रहा है। आचार संहिता हर राज्य में लागू होती है और एक ऐसे राज्य में जो वित्तीय घाटे में है और सबसे अधिक कर्जदार राज्यों में से एक है, बिना किसी बजटीय सहायता के चुनाव प्रचार के लिए करोड़ों रुपए देना निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से बाधित करता है। यानी बिहार जैसे गरीब राज्य में चुनाव से ठीक पहले इस तरह से पैसे बांटना, पैसे लुटाना, पैसे फूंकना लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह रिट याचिका एक समग्र चुनाव याचिका है, जिसमें पूरे चुनाव को रद्द करने का आदेश मांगा गया है। आगे चीफ जस्टिस कहते हैं कि हर एक उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्ट चुनाव प्रक्रियाओं के संबंध में विशिष्ट आरोप होने चाहिए। इसलिए सही रास्ता यह है कि आप हर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव याचिका दायर कीजिए। यानी चीफ जस्टिस की माने तो बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है। जन स्वराज पार्टी को चाहिए कि हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग चुनाव याचिका या फिर सबके लिए विशिष्ट तरीके से याचिका लगाएं। अब इस बात पर जरा गौर करिए, ये जो पैसा बांटने वाला मैटर है, ये अलग अलग चुनाव क्षेत्र में तो हुआ नहीं कि कहीं 2,000, कहीं 5,000, कहीं 10,000 बांटा गया हो। ये कैंडिडेट के लेवल पर भी नहीं हुआ है। ये तो एक मुश्त पूरे बिहार सरकार ने पूरे बिहार के लिए किया गया है। इसलिए यहां तो हर विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुआ, बराबर प्रभावित हुआ, पूरा राज्य प्रभावित हुआ। फिर भी चीफ जस्टिस का यह कहना है कि अलग अलग क्षेत्र के लिए यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आप चुनाव याचिका अलग अलग बनाइए, तैयार कीजिए, विशिष्ट आरोप होना चाहिए। यह आपको कैसा लगता है? जब पूरे राज्य में एक ही कार्य किया गया और सेंट्रलाइज ढंग से किया गया, फिर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशिष्ट आरोप कहां से लाया जाए? क्या यह बात
आपको पचेबल लगती है माननीय चीफ जस्टिस की? आगे जनसुराज के वकील ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला एक व्यापक मुद्दा है और बिना किसी जांच के 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधे नगद ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया गया। एकमात्र शर्त यह थी कि पति या पत्नी टैक्स पेयर ना हो, सरकारी नौकरी न करते हों। चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा की गई। यह भ्रष्टाचार का मामला है। अब आगे सुनिए, भारत की सबसे बड़ी अदालत के सबसे वरिष्ठ जज ने क्या कहा। चीफ जस्टिस ने जनसुराज पार्टी से पूछ लिया कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले। यदि जनता आपको अस्वीकार कर देती है तो लोकप्रियता पाने के लिए, आप फेमस होने के लिए न्यायिक मंच का सहारा ले रहे हैं। इस लाइन को फिर से सुनिए। भारत के चीफ जस्टिस ने जनसुराज पार्टी से पूछा कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले जब लोगों ने आपको अस्वीकार कर दिया, यानी आप चुनाव हार गए तो फेमस होने के लिए हमरे यहां आ गए। अब यहीं पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं जो आपको अपने दिमाग में उतारना जरूरी है। पहला सवाल यह है कि चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाने के लिए क्या किसी पार्टी को वोट मिलना जरूरी है? क्या ऐसा कोई मानक है कि अगर किसी को इतना प्रतिशत वोट मिला है तभी वो चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठा सकता है, न्यायालय जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपकी पार्टी चुनाव में अपना सब कुछ हार गई है तब आप लोग यहां आए हैं। अब सवाल यह है कि जो चुनाव में हारा है वही तो शिकायत करेगा। उसकी यही तो शिकायत है कि हमें बराबरी का मैदान नहीं मिला। जो लोग सत्ता में थे उन्होंने जनता के पैसे को गलत तरीके से बांटा, गलत समय पर बांटा, कथित रूप से वोट खरीदने के लिए बांटा, इसीलिए वो जीत गए और हम हार गए। मूल सवाल तो यही है ना कि साहब जो सरकार में थे उन्होंने सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, चुनाव में पैसे का लालच देकर अपनी तरफ वोटों को खरीद लिया। कितना आसान है ये समझना कि एक पक्ष ने कथित रूप से 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट खरीद लिए, बाकियों को वोट कम मिले, तो जो हार गया वही तो सवाल उठाएगा। जिसका कथित षड्यंत्र सफल हो गया, जिसको सत्ता मिल गई, क्या उसकी सींग बड़ी है कि अदालत जाएगा? अरे उसे तो सत्ता मिल गई, वो सत्ता भोगेगा। जिसको नहीं मिली वो चुनाव में गड़बड़ी खोज रहा है, वो गड़बड़ियों को सुधारने की बात कर रहा है। और फिर क्या यह तर्क ठीक है कि चुनाव में आपकी पार्टी को कितने वोट मिले? क्या जिस पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे वो निष्पक्ष चुनाव की मांग नहीं कर सकती? और बात पार्टी की छोड़िए, लोकतंत्र में एक नागरिक का वोट भी बेशकीमती माना जाता है। अगर एक वोट की भी चोरी होती है, खरीद फरोख्त होती है, लूट होती है, तो संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को उसके लिए खड़ा होना चाहिए। क्या न्यायपालिका का यही कर्तव्य है कि वो चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाने वालों से पूछे कि आपको कितना वोट मिला? आपकी पार्टी सब कुछ हार गई तो हमारे पास आ गए फेमस होने के लिए। इस हिसाब से तो कल को जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, चोट्टा टाइप के, देश की संपत्ति लूट रहे हैं, बैंकों का पैसा लूट कर भाग रहे हैं, उनका केस कोई आम आदमी लेकर अदालत में चला जाएगा तो जज साहब पूछेंगे कि बताओ तुमको बैंक से कितना लोन मिला? आपको लोन नहीं मिला इसलिए आ गए यहाँ फेमस होने के लिए। चीफ जस्टिस का यह तर्क जब से मैंने सुना है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा, लोकतंत्र की महतारी में न्यायपालिका के भीतर जो सबसे वरिष्ठ जज हैं, जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अगर जनसुराज पार्टी को उनके आकलन के हिसाब से, उनकी उम्मीदों के हिसाब से वोट मिला होता और उन्हें दिखता कि पूरा चुनाव निष्पक्ष हुआ है, ईमानदारी से हुआ है, चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारियां निभाया है, तो फिर उन्हें क्या पड़ी थी कोर्ट जाने की? चीफ जस्टिस ने कहा कि कैश ट्रांसफर योजना के खिलाफ कोई रिक्वेस्ट आपने नहीं किया और पूरे चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका लगा दिए। तब जनसुराज के वकील ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर विचार करने के लिए चुनाव के खिलाफ प्रार्थनाओं को अलग किया जा सकता है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, केवल बिहार का मुद्दा है, पूरे भारत का मुद्दा तो है नहीं, इसलिए हाईकोर्ट में जाएंगे तो ठीक रहेगा। वैसे आप दर्शक बताइए, मेरे दर्शकों में लाखों की संख्या में न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, देश भर की अदालतों में छोटे से लेकर बड़े पदों पर काम करने वाले लोग हैं। मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार चुनाव के दौरान जब बिहार की सरकार पैसे बांट रही थी और पूरी शिकायत बार बार चुनाव आयोग से भी की गई और शिकायत अगर नहीं भी हुई होती तो क्या चुनाव आयोग अंधा गूंगा बहरा है? उसे नहीं दिख रहा है कि चुनाव में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बाकायदा बिहार गए भी थे एसआईआर को लेकर, तो क्या चुनाव आयोग को पता नहीं था कि किस तरीके से सत्ताधारी दल के लोग जो सरकार में बैठे हैं वो पैसा बांट रहे हैं? चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान भी पैसा बांटा जा रहा है। क्या चुनाव आयोग इतना नासमझ है कि उसे किसी बात की जानकारी नहीं है? क्या उसे स्वतः संज्ञान लेकर इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी? अभी हम इस पर भी आएंगे कि कहां कहां उसने रोक लगाया, किन किन राज्यों में। वैसे सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, उनके पास भी तो स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है, उसने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप चुनाव के दौरान पैसे बांटने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह तो आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सबने बिहार में एनडीए का साथ दिया, यानी एनडीए सरकार को मनमाने ढंग से पैसे बांटने दिए, चुनाव से पहले भी चुनाव के दौरान भी।
सोचिए, एक तरफ वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ पैसा बांटा जा रहा है। क्या भारत के चीफ जस्टिस को लगता है कि ये सब कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड की पहचान है? और जब मामला केंद्रीय चुनाव आयोग से जुड़ा है तो फिर क्या ये सिर्फ एक राज्य की बात है? भारतीय जनता पार्टी देश भर में ऐसे कार्यक्रम चला रही है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की तमाम योजनाएं लाई जाती हैं, अन्य दल भी कर रहे हैं, सिर्फ एक ही नहीं कर रहा है। लेकिन बिहार में सारी हदों को पार कर दिया गया। कायदे से तो पटना हाईकोर्ट को भी 10,000 बांटने के मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, मगर उसने नहीं लिया। लेकिन उसने नहीं लिया इसका मतलब ये तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रहे, उसने भी कुछ नहीं किया। यानी कुल मिलाकर एक तो न्यायपालिका ने बिहार में इस खुली चुनावी डकैती को चुपचाप होने दिया, और अब यदि कोई सवाल भी कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी पार्टी को कितना वोट मिला, आज चुनाव हार गए तो हमारे पास चले आए फेमस होने के लिए। याद करिए, ये तर्क ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि हार गए तो ईवीएम खराब हो गया, हार गए तो चुनाव में गड़बड़ी हो गई। सवाल है कि जो हारेगा वही तो सवाल करेगा, जो जीत जाएगा उसको सवाल करने का तर्क ही क्या बनता है? आज सवाल किया जा रहा है कि क्या वोट खरीद कर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, जबकि सवाल यह है कि अगर वोट खरीदना नहीं था तो नीतीश कुमार चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपया काहे बांट रहे थे? क्या जनता को मुंह दिखाई दी जा रही थी? नीतीश कुमार कैसे बने कैसे नहीं बने ये दुनिया जानती है। समझने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भी इस पैसे बांटने वाले कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत किया था, मगर ज्ञानेश कुमार के केंचुआ ने एक नहीं सुना। खबरों के अनुसार 1,56,00,000 से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। अब आप सोचिए, गांव में प्रधानी के चुनाव में अगर एक पाउच देसी दारू और एक ठो मुर्गा बांट दिया जाए, 500 रुपए की नोट बांट जाने की खबर आ जाती है तो पुलिसिया कार्रवाई हो जाती। लेकिन यहाँ खुलेआम 10-10 हजार रुपए बांटे गए, कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए कभी कभी कहना पड़ता है कि कांडे करना है तो बड़ा करो। मुर्गा दारू बांटने में आप पकड़े जा सकते हैं, वहां खतरा बड़ा है, लेकिन अगर चुनाव के दौरान लाखों करोड़ रुपया बांट दिए जाए, 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपया बांट दिया जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव आयोग खामोश रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो उल्टे आप ही से पूछ लेगा कि कितना वोट मिला तुमको, जनता ने ठुकरा दिया तो हमारे पास चले आए मुंह उठा के। कहीं किसी की जेब काट लिया तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। लेकिन यदि आप देश के बड़े बड़े बैंकों का हजारों करोड़ रुपया काट लेंगे तो देश के वित्त मंत्री से मीटिंग करके विदेश भागने का मौका मिलेगा, एकदम वीवीआईपी व्यवस्था में, और विदेश में जाकर पूरे देश को चिढ़ाने का मौका भी मिलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि कांड करिए तो बड़ा करिए। अब जरा याद करिए, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। वहां पर चुनाव से 4 महीने पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए बांटा, मगर वो 4 महीने पहले का मामला था। हालांकि भाजपा ने आरोप लगाया कि वोटिंग की एक रात पहले तक सरकार ने चुपके से महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजा। इसकी भी लिखित शिकायत चुनाव आयोग से की गई। तो सवाल यह है कि जो बात झारखंड के चुनाव में भाजपा को चुभ रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, वो बिहार के चुनाव में भाजपा ने कैसे दोहरा दिया, वो अच्छी कैसे हो गई और 4 गुना पैसा बांटा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने ऐसी योजनाओं पर कभी कार्रवाई नहीं की। साल 2023 में अक्टूबर महीने में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर रोक दिया। तेलंगाना में मई महीने में किसानों के लिए पैसे देने का कार्यक्रम शुरू किया गया, जबकि चुनाव नवंबर महीने में थे, यानी लगभग 6 महीने पहले इस योजना को लॉन्च किया गया। मगर फिर भी चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन माना और योजना को आचार संहिता लागू रहने तक, यानी चुनाव पूरा होने तक स्थगित कर दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में चुनाव से 2 दिन पहले आधा दर्जन से अधिक योजनाओं को रोक दिया गया, जो कि कैश ट्रांसफर वाली थी। तब चुनाव आयोग का कहना था कि इन योजनाओं में 11 मई 12 मई 2024 को, यानी मतदान से ठीक पहले पैसा भेजने की योजना थी, इसलिए इनको रोक दिया गया। यानी चुनाव से महीनों पहले कई दलों की योजनाओं पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया, परंतु बिहार में चुनाव आयोग को यह सब कुछ नजर नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे माननीय चीफ जस्टिस, प्यारे चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि एक हारी हुई पार्टी की तरफ से यह याचिका लगाई गई है कि सब कुछ रद्द कर दो, जबकि मूल सवाल यही है कि सामने वाले ने पैसे बांटकर कथित रूप से वोटवा खरीद लिया, जिसने पैसा दिया उसको वोट मिला। और आपको बता दूं, याद तो होगा ही, बिहार चुनाव में मैं मात्र 48 घंटे बिहार में था और महिलाओं से बात करने के लिए जो पहला वीडियो मैंने किया उसी में पूरी कहानी समझ में आ गई। जिस महिला को पैसा मिल चुका था वो साफ तौर पर ऑन कैमरा कह रहे थे कि भैया जो पैसा दिले बा कि वोटवा दिया ही, यानी जिसने पैसा दिया है उसे ही वोट देंगे। और जिसको नहीं मिला था वो इस उम्मीद में एनडीए को वोट देना चाहती थी कि वोट देंगे तो 10,000 मिलेगा और नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। वोटिंग से पहले मेन मुद्दा ही 10,000 रुपया बन गया था। अब सवाल यह है कि ये बात हमारे हुजूर को कौन बताए कि सामने वाले ने वोटवा खरीद लिया तो हमको मिलेगा कहां से? हो सकता है उसने न खरीदा होता तो हमको भी कुछ मिल जाता, यानी जनसुराज को मिल जाता, और आप ये ना पूछ पाते कि कितना वोट लिए। मूल सवाल तो यह है कि जनता ने नकार दिया या फिर 10,000 रुपए ने विपक्ष की पार्टियों को नकार दिया। जनता को उस 10,000 ने उकसाया विपक्षियों को नकारने के लिए और एनडीए को स्वीकारने के लिए। इस बात को जरा और आसान भाषा में समझें तो कल्पना करिए कि क्रिकेट मैच चल रहा है, 2 टीमें खेल रही हैं और जो अंपायर है
वो बिक चुका है। वो एक टीम का पक्ष ले रहा है, दूसरी टीम को हराना चाहता है, तो जिसे वो जीत दिलाना चाहता है बार बार उसके हक में फैसला कर रहा है। जाहिर सी बात है, दूसरी टीम हार गई। अब जो हार गया वो ऊपर अपील करता है, यानी अदालत में जाता है कि अंपायर ने गलत किया है, उसने पक्षपात किया है, और अदालत कहे कि तुम तो हार गए ना जी, और हारने के बाद हमारे पास आ गए फेमस होने के लिए। वैसे कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि चुनाव संबंधी याचिकाओं में हमारे चीफ जस्टिस का रिकॉर्ड है, या तो मामले लटके रह जाते हैं नॉन स्टॉप त्रिशंकु की तरह, या फिर ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल कुछ निकलेगा, कुछ मिलेगा, मगर निकलता कुछ भी नहीं। एसआईआर को ही देख लीजिए, बिहार के एसआईआर में क्या हुआ उस पर भी हमने पिछली वीडियो में विस्तृत चर्चा किया था। पहले तो एसआईआर की वैधता की जांच करनी थी, इसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया पर बात होनी चाहिए थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसआईआर की प्रक्रिया पर, उसके क्रियान्वयन पर चर्चा शुरू कर दिया, वैधता के सवाल को गायब कर दिया। और बिहार में केंचुआ जैसा चाहता था वैसा ही एसआईआर हुआ, और केंचुआ के मालिक जैसा चाहते थे वैसा ही परिणाम आया। अब उस परिणाम को यदि कोई चुनौती दे दे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पूछते हैं कि तुम्हारी पार्टी को कितना वोट मिला है, चुनाव हार गए तो आ गए हमारे पास फेमस होने के लिए। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस इन तस्वीरों को देखकर लोकतंत्र की अम्मा का जयकारा लगाते रहिए, और साथ में थैंक यू फलाने जी भी बोलते रहिए। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग के बीच सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद चल रहा है वो भी आपको पता है। खुद एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। सीएम ममता ने याचिका दाखिल किया है और एसआईआर को चुनौती दिया है। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया। केंचुआ का कहना है कि केवल पश्चिम बंगाल में ही एसआईआर के दौरान हिंसा, धमकियां और अधिकारियों को काम करने से रोके जाने की गंभीर घटनाएं हुई हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बंगाल की पुलिस ने कई मामलों में शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने में अनदेखी की और अधिकारियों की सुरक्षा नहीं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे चुनाव अधिकारियों के बीच डर का माहौल बना है। ममता बनर्जी की बातों ने, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चुनाव प्रक्रिया को दूषित किया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जाकर ममता बनर्जी ने पूछा था कि खाली बंगाले में माइक्रो ऑब्जर्वर काहे लगाए जी, बाकी जगह पर काहे नहीं। इसी का जवाब केंचुआ ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। यह भी आरोप लगाया है कि एक माइक्रो ऑब्जर्वर का नाम सार्वजनिक रूप से लेने के कारण उस अधिकारी पर अब दबाव बन गया है। बंगाल में कुछ क्षेत्रों में लोग एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। केंचुआ का कहना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि उन्हें गंभीर खतरा बताया गया है। वैसे केंचुआ को यह भी बताना चाहिए था कि केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी बीते समय में विशिष्ट सुरक्षा देने की बात सामने आई थी। उनको किससे खतरा है, क्या है, ऐसा क्या वो कर रहे हैं जिससे लोगों में नाराजगी होने का अंदेशा है, खतरा पैदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर पुराना रिकॉर्ड बता रहा है कि किसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में चला जाए या फिर पब्लिक विरोध करे, चाहे जितनी गड़बड़ियां सामने आ जाएं, आपको अलग अलग तारीखों पर यह लग सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ निकलेगा, कुछ निकल रहा है, कुछ बड़ा फैसला आ रहा है। अब न तब आ जाए, कोई आदेश आ जाएगा, कोई निर्देश आ जाएगा, लेकिन इन सब का अंतिम परिणाम वही होगा जो बिहार में हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का पुराना रिकॉर्ड बता रहा है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत किसी मामले के जांच की प्रक्रिया को ही उल्टा कर दे, वैधता की जांच से पहले क्रियान्वयन की जांच होने लगे, तो फिर आप कौन सी उम्मीद कर सकते हैं। आप यूं समझिए कि एक व्यक्ति अदालत में जाकर कहता है कि साहब वो हमारी मोटरसाइकिल चुरा लिया है और उसको बहुत बुरी तरह से चला रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, मेरी मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए साहब। तो जज साहब कहें, देखो भाई तुमने इनका मोटरसाइकिल लिया है, उसको कायदे से चलाओ, तोड़फोड़ मत करो, गड़बड़ हो गया है तो उसको बनवा लो, गड्ढे में आराम से चलाओ। जबकि मूल सवाल ये था कि वो मोटरसाइकिल किसी और की है। अब यदि जिसकी मोटरसाइकिल है उसको दे दिया जाए, यानी मूल सवाल हल कर लिया जाए, तो फिर मोटरसाइकिल के चलाने और उसके रखरखाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर भारत का सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मोटरसाइकिल के अच्छे से नहीं रखरखाव और चलाने को लेकर चर्चा करते रह गए। चोरी वाली बातें गायब कर दी गई, यानी वैधता के सवाल को दबा दिया गया, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं, होना नहीं चाहिए। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इन तस्वीरों को देखिए और भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का अंदाजा लगाते हुए एक बार प्रेम से बोलिए थैंक यू फलाने जी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।